सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित है। आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 12th का, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि है यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये है क्लास 12 का पहला चैप्टर। एंड ये चैप्टर बेसिकली अगर मैं बताऊं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे काफ़ी मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, नॉट ओनली इन बोर्ड एग्जाम बट ऑल्सो इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक जे एडवांस एंड मेंस। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पहला चैप्टर है, आपका कॉन्फिडेंस लो कर सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से पढ़ना। सो गाइस, अब मैं करता हूँ चैप्टर को स्टार्ट। तो जब हम चैप्टर का टाइटल पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम पढ़ते हैं, तो क्या आता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सो गाइस, पहला नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? सबसे पहले मैं ये पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, अगर मैं आपको डिफाइन करूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या है, तो यार अगर मैं सिंपल एक लाइन में डिफाइन करूँ तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कोई भी मटेरियल की, मतलब कोई भी मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से उन दोनों में एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा, और वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होगी? चार्ज। मतलब बहुत ईजी यार, कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको डेफिनेशन लिखना आप लिख सकते हो। बेसिकली मैं पढ़ के सुनाता हूँ एक बार। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है इसकी वजह से एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो कि चार्ज कहलाती है। अब आगे बढ़ता हूँ, तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं और उसकी आती हैं कुछ बेसिकली एसआई यूनिट। सबसे पहले बात करता हूँ चार्ज की एसआई यूनिट की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेसिकली सिंबल की। तो चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है सी से हम डिनोट करते हैं बेसिकली चार्ज को। एंड अब मैं बात करता हूँ एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट जो इसकी होती है वो आप सबने पढ़ी होगी क्लास 10th में, जो कि होती है कूलम्ब, यानी कि कूलम्ब सी से डिनोट करते हैं। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करूँ, सीजीएस वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी जान लो, आपके लिए अच्छा है। सीजीएस जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी? बेसिकली स्टैट कूलम्ब। ये होती है स्टैट कूलम्ब, जिसको हम डिनोट करते हैं स्टैट सी से, स्टैट सी। एंड अगर आपको दोनों का रिलेशन चाहिए तो जो एक कूलम होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ऑल्दो सीजीएस यूनिट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एसआई यूनिट कूलम वही इंपॉर्टेंट है, वही काम आएगी हर जगह। एंड अब मैं बात करता हूँ बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यार प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे, मतलब बेसिकली कोई भी 3 प्रॉपर्टीज लिखो चार्ज की। सो गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका बेसिकली सो गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो अगर मैं चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो चार्ज की बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। 2 होती हैं बेसिक जो आपको पता होंगी, उसमें से अगर मैं बताऊं तो यार वो बहुत बेसिक है, आपको बेसिकली पता ही होंगी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज 2 तरीके के होते हैं, यानी कि 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव की अगर मैं एग्जांपल दूं तो प्रोटॉन का चार्ज, यानी कि प्रोटॉन बेसिकली जो कि होता है प्लस ई, यानी कि ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंड नेगेटिव की बहुत फेमस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस ई, या फिर ई लिख दोगे तो भी अंडरस्टूड है वो। एंड अब आती है सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि है, जो भी बहुत बेसिक है, वो है यार लाइक चार्जेस। जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, वेयर एज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि लाइक चार्जेस आपके रिपेल एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मतलब बेसिकली चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। जब भी आप अपने नोट्स बनाया करो तो यार नोट्स को बहुत डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है यार। डिटेल में अगर नोट्स बनाओगे तो उसके लिए वो मतलब नोट्स और फिर आपकी बुक्स किताबों से मतलब डिफरेंस क्या होगा? फिर अगर आप नोट्स भी इतने डिटेल बना दोगे तो वो आपके बुक से सेपरेट नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ नोट्स अपने बहुत कंसाइज बनाया करो, डिटेल नोट्स बिल्कुल मत बनाना, वरना आपको ऐसी बुक ऐसा लगेगा जैसे कि आप वही बुक पढ़ रहे हो। इसलिए आपके नोट्स होने चाहिए कंसाइज और टू दी पॉइंट, यानी कि अगर आप एक रिविजन में पढ़ो तो आपके काफ़ी कम टाइम में आपको काफ़ी सारा रिवाइज कर सको। इसलिए यार नोट्स बहुत मतलब छोटे छोटे बनाना, बहुत लंबे नोट्स बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, ये थी इसकी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट भी उतनी नहीं है एंड बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पे काम आती है, क्वेश्चन भी इससे बिल्कुल नहीं आते। जो आगे की 3 प्रॉपर्टी हैं 3, 4, 5 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ तीसरी प्रॉपर्टी जो कि है बेसिकली एडिटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट।
एडिटिविटी, इसका मतलब यार ये है कि चार्ज जो होते हैं वो बेसिकली आपके ऐड हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ Q1 + Q2 तो वो एक अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, यानी कि ऐसा नहीं होता कि चार्ज ऐड नहीं होते, चार्ज ऐड होते हैं, चाहे वो प्लस चार्ज मतलब कि एक Q1 है और एक Q2 है और दोनों पॉजिटिव है तो Q1 + Q2 हो जाएगा। एंड अगर Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, Q1 - Q2। सो अलजेब्रिक सम इज पॉसिबल, इसका मतलब यही है एडिटिविटी का, एक्सप्लेन कर दिया। बेसिकली अगर मैं सिंपल लाइन में लिखूँ तो टू चार्जेस और सेवरल चार्जेस कैन बी एडेड। अगर मैं सेकंड बात करूँ तो वो क्या है, एवरग्रीन प्रॉपर्टी, जो कि काफ़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ में काम आती है, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो वर्क हो, वो क्या है, कंजर्वेशन। और इस केस में क्या होगी, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जहाँ तक बात आती है तो आप लिख लो, अगर आपको लिखना है तो मैं बता देता हूँ। कंजर्वेशन चार्ज का मतलब क्या है, मतलब कि चार्जेस मतलब इन अ फिजिकल आइसोलेटेड सिस्टम जो होते हैं वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहते हैं। इसका मतलब चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड और नीदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो यही है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, यानी कि वो नहीं क्रिएट किया जा सकता और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता, यही है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। एंड आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, ये नेसेसरी है। एंड जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस 5, वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो गाइस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्वांटाइजेशन ऑफ आपका चार्ज। सो गाइस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। सो गाइस आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, बेसिकली चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कि चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, बेसिकली इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है, वो निकल के क्या आता है, Q = NE। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वेयर N = इंटीजर, इसका मतलब 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे चलते चला जाएगा। एंड इसका मतलब क्या है, बेसिकली चार्ज जो होगा एक बॉडी पे, सपोज एक बॉडी पे Q चार्ज है तो उसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज जो कि होता है E। एंड E की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, मतलब कि चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, यानी कि E जो कि होता है 1.6 × 10⁻19, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तभी मैंने यहाँ पे इंटीजर वर्ड का यूज़ किया जो कि है N आपका। सो गाइस ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको पता होनी चाहिए दोनों, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब डिटेल में नहीं, ब्रीफली। एडिटिविटी का मतलब क्या है, अगर एक सपोज बॉडी है उसमें Q1 Q2 Q3 Q4 से लेकर Qn तक चार्ज है तो उसमें टोटल चार्ज Q क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q2 + Q3 प्लस ऐसे करते करते n तक। यानी कि अगर मैं एडिटिविटी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, Q = Q1 + Q2 + Q3 ऐसे करते करते Qn तक। ये है बेसिकली एडिटिविटी प्रॉपर्टी जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एवरग्रीन प्रॉपर्टी, जो कि काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ में लगती है, वो क्या है, मतलब कि चार्ज कैन नेवर नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एंड फाइनली जो आती है वो आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ इंटीग्रल मल्टीपल यूनिट ऑफ बेसिक चार्ज E। सो गाइस अब मैं करता हूँ उस चार्ज को ख़त्म, ये चार्ज का जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। एंड इससे 2 एक्सपेरिमेंट आते हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, वो क्या है, पहला आपका मोलिकल्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और दूसरा आता है आपका एक इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो दोनों के बारे में अगर मैं ब्रीफली एक लाइन बताऊँ तो मोलिकल्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था वो आपका मतलब वो मोलिकल ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली एक जार में उसने एक क्या करा था, इलेक्ट्रॉन गिरे थे एंड उसमें ऑयल स्प्रिंकल कराया था। उससे क्या पता चला था, उससे आपकी ये वाली प्रॉपर्टी जस्टिफाई हुई थी जो कि आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। बेसिकली मोलिकल्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये आपका बोर्ड में 1 पॉइंट क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार कि विच एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपको लिखाना मोलिकल्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मोलिकल्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो गाइस इस एक्सपेरिमेंट ने ये वाली जो प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये प्रूव करा था। एंड इसमें फर्दर एक और इन्वेंशन आती है, बेसिकली वो क्या है आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये दोनों आपका बेसिकली एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये भी 1 पॉइंट क्वेश्चन आ रखा है। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ने बेसिकली पहले वाली प्रॉपर्टी बताई थी, यानी कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज डिपिक्ट कर रहा था। इसमें क्या होता था, एक जार होता था, मतलब डायग्राम नहीं बना रहा, ऐसे बताता हूँ, एक जार होता है उसमें 2 गोल्ड लीफ होती है, उसमें क्या होता है वो पोलैरिटी बताता है, यानी कि 2 गोल्ड लीफ अगर पास आए इसका मतलब कि वो ऑपोजिट चार्ज है, एंड अगर दूर गए इसका मतलब कि वो आपका लाइक चार्जेस है क्योंकि वो रिपेल करेंगी। तो बेसिकली इसने पोलैरिटी बताई थी, यानी कि ये वाला नहीं, ये वाला।
एंड जो आपका मोलिकुलर ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंट था इसमें बताया था आपकी ये वाली प्रॉपर्टी जस्टिफाई। सो चार्जेस आपका यहीं तक था। ये दोनों प्रॉपर्टी, ये दोनों एक्सपेरिमेंट भी याद कर लेना एंड ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ बेसिक चीज़ है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बेसिकली आपका कूलम्स लॉ पे, जो कि आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतने मैं इसको कर देता हूँ। अब आप लोग वीडियो पॉज करके बेसिकली नोट कर लेना इन सबको। सो गाइज अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? कूलम्स लॉ। तो गाइज अगर मैं बताऊँ कूलम्स लॉ मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये होल ओवर मतलब कि होल 12th में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, जो कि आपका कूलम्स लॉ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। कूलम्स लॉ, बेसिकली इसमें हम फोर्स जानेंगे कितना होता है अगर दो चार्जेस रखे हैं। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, अगर मैं बात करूँ कूलम्स लॉ की, तो इससे कूलम्स लॉ की स्टार्ट होती है एक डायग्राम से। तो मैं वो डायग्राम बनाता हूँ। बेसिकली एक ये चार्ज आपके पास Q1, ये दूसरा चार्ज आपके पास Q2 एंड इनमें जो डिस्टेंस है वो कितना है? R। सो गाइज अगर बात करूँ Q1, Q2 एंड R, अब कूलम्स लॉ बेसिकली बताता क्या है? Q1 एंड Q2 जो चार्जेस रखे हैं, दो क्वांटिटीज हैं Q1 Q2, उसके बीच में डिस्टेंस R। सो इन दोनों में कितना फोर्स लग रहा होगा आपस में, वो बेसिकली कूलम्स लॉ बताता है। सो अगर मैं उसकी फॉर्मूला लिखूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ बेसिकली। तो चलो ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखता, थोड़ा सा ड्राइव करके बताता हूँ उनको। तो जो इन फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q1 एंड Q2, यानी कि फोर्स जो कि Q1 एंड Q2 के बीच में लग रहा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। यानी कि फोर्स जितना भी Q1 Q2 के बीच में लग रहा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के प्रोडक्ट के बराबर। इसका मतलब Q1 Q2। ऑब्वियसली यार आप समझ सकते हो कि अगर दोनों चार्जेस ज़्यादा होंगे तो आपका फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, वेराज दोनों चार्जेस कम होंगे तो फोर्स भी कम लगेगा। मतलब ये सिंपल है, मतलब कि ऐसा एज ए टेक्निकल नहीं है कुछ। द नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स अप्लाइंग बिटवीन दिस टू, यानी कि कूलम फोर्स जिसे कहते हैं हम लोग, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इन दोनों को करता हूँ कंबाइन। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन r²। राइट, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा। ऐसी चीज़ें ड्राइव होती है, 11th में आपने सीखा होगा डायमेंशनल एनालिसिस में। F कितना आएगा? तो जो हमारा यहाँ पे बेसिकली आपका अगर मैं बताऊँ कांस्टेंट आता है, वो कितना आता है? K Q1 Q2/r²। अब यार ये जो यहाँ पे K होता है, ये 1 नहीं होता, इसका अलग ही पूरा सिग्निफिकेंस है, वो मैं बताने जा रहा हूँ क्या होता है। बेसिकली नेक्स्ट टाइम लिख देता हूँ, F इज टू K की एक अलग ही वैल्यू होती है। वो क्या होती है? K होता है आपका बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है आपका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0। इसको देख के डर मत जाना, मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा अच्छे से। इनटू आपका वही Q1 Q2/r²। सो गाइज ये वाला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, स्टार मार्क याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सब में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड उतना हार्ड भी नहीं है बेसिकली, बस K की वैल्यू याद रखनी है। ये दोनों तो आप एज इट इज़ लिख दोगे। सो गाइज अब मैं बात करूँ कि F इज टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एंड अगर मैं K की बात करूँ, थोड़ा चलो K के बारे में बात करते हैं पहले। K क्या होता है? तो यार K होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड इसका एक और नाम होता है, वो क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। आपका रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी होता है आपका नाम। सो गाइज अब K की वैल्यू कितनी होती है? इसका मतलब 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 1/4πε0। बेसिकली ये जो है ये कम्स आउट टू बी 9 × 10⁹ एंड यूनिट्स क्या होंगी इसकी? बेसिकली मैं यूनिट्स देखो, मैं देखता नहीं, मैं आपको बताता हूँ ऐसी। न्यूटन, अगर मैं इसकी यूनिट देखनी है, मुझे K की यूनिट देखनी है, तो आप बाकी यूनिट्स को कंपेयर करो। न्यूटन मीटर² अपॉन कूलम स्क्वायर। समझे? न्यूटन फोर्स इस बेसिकली आपको करना क्या है? K को एक साइड रखो RHS में, सबको LHS में ले जाओ। न्यूटन मीटर² कूलम स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर बेसिकली, यानी कि न्यूटन मीटर² पर कूलम स्क्वायर। ये होती है बेसिकली आपका K की यूनिट। एंड फर्दर
जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन द सेंस वैक्यूम। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, 4 पाई डाल दो, पाई 22/7 और 4 इन दोनों को उधर ले जाओ तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी निकलती है आपकी, मतलब सॉरी एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी कितनी निकलती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट्स देखो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, बस इतना ही करना है। 4 पाई तो कांस्टेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कहीं भी जाए। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, फोर्स को इधर ले जाओ, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, समझ गए, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ये होती है बेसिकली आपके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कह रहा हूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट शेड कर देता हूँ, क्या होता है आपका होता है परमिटिविटी ऑफ आपका फ्री स्पेस कह लो यार, वैक्यूम कह लो, एक ही बात है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। एक काम करो वैक्यूम कह लो, मुझे लग रहा है फ्री स्पेस से आपको डर लग रहा है, आप एक काम करो वैक्यूम कह लो। अगर मैं परमिटिविटी की बात करूँ कि परमिटिविटी होती क्या है, तो परमिटिविटी होती क्या एक्जैक्टली आप जानोगे बेसिकली सेकंड चैप्टर में, जो कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। अभी के लिए मैं बताऊँ तो एक तरह से ये मान लो कि दोनों के बीच में एक नेचर होता है, दोनों के बीच में एक फोर्स का नेचर होता है, उसको हम बेसिकली परमिटिविटी से डिपिक्ट करते हैं। आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर में इसको अच्छे से समझा दूंगा। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेसिकली आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ परमेबिलिटी, दोनों आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, मैं तब आपको अच्छे से बताऊंगा एकदम। फिलहाल के लिए आप क्या करो, इसकी वैल्यू याद कर लो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स स्क्वायर और न्यूटन इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कूलम लॉ के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। कुछ बच गया तो मैं देख लेता हूँ, एंड यहाँ तक सब हो गया है। अच्छा के की वैल्यू, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, के की वैल्यू, के की क्या होता है बेसिकली दो स्पेशल केस होते हैं, वो दो स्पेशल केस क्या होते हैं आप लिख लो। के की वैल्यू 1 होगी फॉर एयर, ये याद कर लो, के की वैल्यू इसका मतलब 1/4 की वैल्यू 1 फॉर एयर। एंड जो दूसरा आपका स्पेशल केस आता है वो क्या आता है, इनफाइनाइट होगी कंडक्टर के लिए, के इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगी आपका कंडक्टर के लिए। कंडक्टर की बात करूँ मेटल या फिर जैसे जो भी कंडक्टर्स होते हैं, और के किसके लिए होगी 1 के लिए, सॉरी के 1 किसके लिए होगा, एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए ही 1 होता है, ठीक है। सो ये दो स्पेशल केस हैं, ये दोनों भी याद कर लेना। बेसिकली के इज इक्वल्स टू 1 फॉर एयर या फिर वैक्यूम एंड के इज इक्वल्स टू इनफिनाइट फॉर कंडक्टर। कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं बेसिकली आपके। सो गाइस यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है, और कुछ तो नहीं रहा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने वैल्यू बता दी, बाकी सब मैंने कवर कर दिया है। एंड अब मैं पढ़ता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा आ जाता है कभी कभी। बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जो ये वाला अब मैं पढ़ाऊंगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आप लोग समझ लेना, छोटा ही टॉपिक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ आपका कूलम्स लॉ। सो गाइस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो आपको पता चल रहा होगा बेसिकली एक वेक्टर ऐड करना है, आसान है, ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो पहले सबसे पहले क्या बनाते हैं, डायग्राम, वही जो मैं आपको सिखाया है, Q1, दूसरा चाहे आपके पास Q2। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं, सॉरी ये क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर मैं बेसिकली जो रेडियस वेक्टर बनाऊंगा वो मैं सिंपल ऐसा आर डिनोट नहीं कर सकता। बेसिकली मैं इधर से उधर तक रेडियस वेक्टर बनाऊंगा एंड उधर से इधर तक जो होगा वो रेडियस वेक्टर अलग होगा। सो गाइस रेडियस वेक्टर बेसिकली कैसे बनेगा, इधर से उधर तक कैसे बनेगा, R1 to 2। सो गाइस जो इधर से उधर तक बनेगा वो क्या होगा, R1 to 2, एंड जो उधर से इधर तक बनेगा वो कितना होगा, R2 to 1। समझ गए, कंफ्यूज मत होना यार, बेसिकली कुछ नहीं है, वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में इसलिए वैसे दिखाते हैं ना, मतलब रिलेटिवनेस दिखाते हैं ना, मतलब वेक्टर में वही है, मतलब बेसिकली रिलेटिविटी फॉलो कर रहे हैं बस। अब यहाँ ये तो हमने दिखा दिया आर यानी कि रेडियस वेक्टर। अब हम दिखाएंगे फोर्स। फोर्स क्या होगा, जो पहले लगेगा Q1 पर लगेगा Q2 की वजह से, वो कितना होगा, F on Q1 यानी कि 1 ड्यू टू 2, यानी कि जो इसकी वजह से लगेगा इस पर वो होगा इधर, समझ गए। और जो उस पर लगेगा इसकी वजह से यानी कि F on 2 ड्यू टू 1, वो लगेगा इधर की साइड। अगर ये इसको धक्का देगा तो इधर ही जाएगा ना, मतलब बेसिकली अगर मैं खड़ा हूँ और मेरा एक फ्रेंड खड़ा है, अगर वो मुझे धक्का देता है तो मैं इधर ही जाऊँगा ना।
समझ गए ना, मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ F12 यानी कि F(1) Q1 Q2 Q2 कितना होगा वो बेसिकली K आपका ऐसे ही रहेगा, मतलब मैं पूरा नहीं लिख रहा क्या आप समझ जा रहे हो, 1/4 है समझ जाना। K क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली। सो आपका K यानी कि आपका ये तो कितना होगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब R हम कौन सा लेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। R बेसिक हम लेंगे, देखो F12 लग रहा है यानी कि इधर की साइड लग रहा है, तो R हम कौन सा लेंगे, ये वाला। समझ आ रही है बात, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो इधर की साइड लग रहा है, F12 जो लग रहा है आपका इधर की साइड लग रहा है, तो R कौन सा लेंगे, ये वाला, इधर की साइड। समझ गए, ये बस ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी है। R2 to 1 समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है बेसिकली। अब हम लगाएंगे क्या, यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर लगा दो या फिर ऊपर एक वेक्टर लगा दो, एक ही बात है। मैं आपके सामने दो एक्सप्रेशन लिखूंगा, वो दो एक्सप्रेशन बेसिकली एक ही मीनिंग होता है, डर मत जाना दोनों को देखकर। देखो या तो आप ये लिख दो, समझ गए। अब आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने R³ क्यों लिखा, तो बेसिकली ऐसा है, अगर मैं लिखूँ K Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R वेक्टर, 2 मिनट के लिए रिलेटिवनेस भूल जाओ, ठीक है। तो मैंने लिखा R³ और R वेक्टर, तो बेसिकली अगर मैं R वेक्टर देखूँ क्या होता है, वो R वेक्टर क्या होता है बेसिकली R का मॉडुलस इंटू उसकी डायरेक्शन, यानी कि ये, ठीक है। अब R³ से एक R कट वो कट गया, तो ये कितना बचा R²। सो गाइस ये कितना बचा K Q1 Q2 बाय R² इंटू R², यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो फॉर्मूले लिखूंगा, उन दोनों का जो मीनिंग होगा, सिग्निफिकेंट मीनिंग वो सेम ही होगा। वो क्या है, K Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर इंटू R12 का यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर की सिंपल डायरेक्शन होती है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, लेकिन यूनिट अगर मैं प्रॉपर वेक्टर यूज़ करता हूँ तो उसमें मुझे नीचे R³ लगाना पड़ेगा, ताकि एक R कट जाए और वो न्यूट्रलाइज होके आपका पहला लॉ कूलम्ब लॉ उसकी एक्सप्रेशन में आ जाए, R²। समझ गए, मैंने R³ क्यों लिखा था, ताकि अगर देखो मैं R³ तभी लिखूंगा जब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर वेक्टर लगाऊंगा, ताकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये कट जाए और नीचे R² आ जाए बाद में फाइनली। और अगर मुझे ये नहीं लगाना ये वाली एक्सप्रेशन, तो ये वाली एक्सप्रेशन भी ठीक है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी एक याद कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। लेकिन इसमें क्या है, मैंने यूनिट वेक्टर लगा दिया, यानी कि यूनिट वेक्टर की अपनी सिग्निफिकेंस नहीं होती, इसलिए कुछ कटेगा नहीं, तो नीचे R² यूज़ कर लिया, ठीक है। सिमिलरली मैं बात करूँ तो F2 की, तो क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। अब R12 क्यों है, क्योंकि F21 उधर की साइड लग रहा है और उधर की साइड वाला जो वेक्टर है वो क्या है R12, ये वाला उधर की साइड, क्योंकि F21 उधर की साइड लग रहा है, ठीक है। इंटू R12 का अगर मैं क्यूब कैप लगाऊँ तो कैप, या फिर मैं अगर वेक्टर लगाऊंगा तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, क्योंकि कट के न्यूट्रलाइज होना है। सो गाइस यहाँ पे आ गया K Q1 Q2 अपॉन R आपका बेसिकली 1 2, सॉरी यहाँ पे 2 1 आएगा, यहाँ पे मैंने 1 2 लिख रखा है। अगर ये नोट ये मतलब बेसिकली सही कर लेना, ये 2 1 है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 1 2 का बेसिकली स्क्वायर इंटू R12 का कैप लगा दो, तो यहाँ पे कुछ काटने की जरूरत नहीं है, तो फिर एज इट इज रहेगा। सो गाइज ये हैं आपके दो एक्सप्रेशन। अब हम वेक्टर फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं, मैं आपको ये समझाने के लिए वेक्टर फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं भी नहीं पढ़ाता, मेरा कुछ जा नहीं रहा। वेक्टर फॉर्म हम यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। वेक्टर फॉर्म हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं बेसिकली 2 रीजन के लिए। अब आप लोगों को 2 पता चल गया होगा, R21 और R12। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि F12 और F21 में क्या रिलेशन है। सो गाइज अगर आपको रिलेशन जानना है तो मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा एक रिलेशन है, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसा है मैं बताऊं तो, क्योंकि R21 जो आपका होता है वो R12 के ऑपोजिट है। बेसिकली ये जो पूरा वो हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, समझ रहे हो। रेडियस देखो, रेडियस वेक्टर R12 उधर की साइड है एंड R21 इधर की साइड है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए दिस अराइजेज ड्यू टू दिस R12 इज माइनस ऑफ R21। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बेसिकली पहला रीजन आपका ये हम क्यों पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस की वजह से। तो सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था 2 रीजन है सिग्निफिकेंस। पहला रीजन आपका ये वाला और दूसरा रीजन क्या आपका ये जानने के लिए कि देखो जो ये जो आपका कूलम्ब फोर्स होता है, कूलम्ब फोर्स बेसिकली जो एफ की बात कर रहे हैं वो एक्ट अलॉन्ग द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। जैसे कि मैं आपको बताया यहाँ पे देखो सेंटर होगा तो ये इन पे एक्ट करता है, यानी कि इधर की साइड लग रहा होगा F12 एंड
इधर की साइड लग रहा होगा F21। ये मैंने ऊपर दिखा रखा है लेकिन ऊपर एक्ट करता नहीं है। बेसिकली कूलम्स फोर्स आपका, कूलम्स फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन joining centers of charges। बेसिकली ये वाला जो फैक्ट है सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन में आपने पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा इतना डिटेल में नहीं बता रहा, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ रब। इसके बाद बेसिकली अब कोई टॉपिक नहीं बचा, ये पार्ट बेसिकली यहाँ पे वैसे ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे दो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी आप लोगों को। वो क्या क्या है? सो गाइज, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी के बारे में। अब के बारे में बताऊंगा और बेसिकली आपका एप्सिलॉन आर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या होता है रिलेटिव, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका परमिटिविटी आप पी डॉट समझ रहा हो, समझ जाना, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, एक ही बात है। एंड एप्सिलॉन एम इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कोई भी मीडियम ले लिया मैंने एम, तो उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एप्सिलॉन एम से। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों के रिलेशन की, यानी कि एक तरह से एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन रिलेटिव, तो रिलेटिव परमिटिविटी की मैं बात करूँ, अगर रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि आपका बेसिकली एप्सिलॉन आर कितना होता है, एप्सिलॉन एम या फिर एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। सो गाइज, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। एप्सिलॉन आर क्या होता है बेसिकली आपका एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो गाइज, ये है बेसिकली रिलेशन एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का, एंड इसी को हम बेसिकली के बोलते हैं, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी या फिर आपका बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड अगर मैं फोर्स के टर्म में लिखूँ तो क्या, वो क्या होगा, के इज इक्वल्स टू, या फिर एप्सिलॉन आर बेसिकली सेम ही है, वो क्या होगा एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। अब आप पूछोगे कि ये बेसिकली रेसिप्रोकल क्यों हो गया, तो इसलिए क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एफ जो होता है वो होता है डायरेक्ट, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए जब हम रेशो लेंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा अपने आप। तो ये दोनों रिलेशन याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, एंड इसके बेसिकली 5 पार्ट होंगे क्योंकि यार ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। एंड मैं सेकंड वाले पार्ट जो होगा उसमें बताऊंगा आपको फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, एंड आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीनों के बारे में बताऊंगा, मतलब 3 होते हैं। एंड मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं करा है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट बातें करी हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी कि लाइक कर देना, एंड दोस्त हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन दबा देना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यार रोज़ मैं वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ अगर अच्छी लगे तो। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।